टी अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। एटा पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान आया सामने। डिप्टी शर्मा ने नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिया बयान। दिनेश शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानी के चुनाव में भी होगी जमानत जब्त। साथ ही कहा बिहार में अपना अधिकार खो चुके हैं नीतीश, कोई भी नहीं बचा सकता जमानत। दिनेश शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह का मानसिक संतुलन अव्यवस्थित है। पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है और एकात्म मानववाद के प्रणेता, अंत्योदय के रचयिता, जिनका मूल उद्देश्य ये था कि जो उन्नति का जो मूल मंत्र है वो ये कि निचले स्तर के जो सबसे दबे कुचले लोग हों उनको लेकर कार्य योजना को तैयार करना चाहिए, जिससे समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो सके। एकात्म मानववाद का सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, जिसको आज मोदी जी ने जनधन योजना हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे गरीबों को गैस का सिलेंडर या आवास हो, या विभिन्न प्रकार के अन्य प्रयोजन हो, घर घर बिजली पहुंचाने से लेकर छोटे छोटे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम हो, गरीबों के उत्थान को लेकर जो योजनाएं बनाई गई हैं वही आज दीनदयाल जी के सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा एक यज्ञ है, मोदी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है। आज उस महान प्रणेता की जयंती है और मुझे अलीगढ़ जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आरएसएस की तुलना पीएफआई से की है। उन्होंने कहा जब पीएफआई पे कार्रवाई हो रही तो आरएसएस पर की थी। क्या आप कर? देखिए, मुझे दिग्विजय सिंह जी से बहुत सहानुभूति है और सहानुभूति का कारण यही है कि उनका मानसिक संतुलन इस समय अव्यवस्थित है और ये आज से नहीं, ये काफ़ी समय से, कई सालों से उनको अपने मानसिक विकारों का सामना वो कर रहे हैं और उसका दुष्परिणाम वो अपने जो अनियंत्रित बोल हैं उनके द्वारा रखते हैं। उनको राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह का अर्थ ही नहीं पता है। आरएसएस राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पित होने वाले लोगों का एक संगठन है। पीएफआई तोड़ो संगठन है, समाज को तोड़ो, देश को तोड़ो। एक आतंक फैलाने की जो कार्य योजनाओं में तमाम लोग पकड़े गए जिनका संबंध पीएफआई से रहा है। पीएफआई और संघ दोनों की तुलना नहीं हो सकती। जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति पर आपको आज यहाँ पर एटा में भी माल्यार्पण करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित करना है। तो मुझे सौभाग्य है कि हमारे माननीय सांसद जी और सारे विधायक यहाँ के आज उपस्थित हैं और हम सब ने मिलकर दीनदयाल जी को आज न केवल माल्यार्पण किया है बल्कि उनके कदमों पर चलने का एक संस्मरण भी किया है। ये जो धरती है एटा की, ये हमारे प्रणेता या यूँ कहें कि जिनको मैं व्यक्तिगत रूप में भी अपना आदर्श और गुरु मानता था, आदरणीय कल्याण सिंह जी की कर्मस्थली है ये एटा। और उन्होंने भी अंत्योदय की योजना को अपने मुख्यमंत्री काल में चलाया था और आज वो एक बड़े स्वरूप में पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी आज पूरे प्रदेश में सघन अभियान चला रखा है और छोटे छोटे ऋणों के माध्यम से रोजगारों का सृजन करके जो सभी जाति और धर्म के लोग हैं उनकी उन्नति कैसे हो, इसके लिए सारी कार्य योजना जितनी भी बनी है सरकार की वो केंद्रित है उन्हीं पीएफआई के निशाने पर थी। तो ऐसे में पीएफआई को महिमा मंडित करना कितना उचित समझते? मैंने कहा ना कि उनके दिमाग का फितूर है जो कभी कभी अलादीन के जिन्न की तरीके से निकल कर बाहर आता है और जब बाहर आता है तब तक कांग्रेस का पतन और तेजी से शुरू होता है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कितना परिवर्तन होगा इससे जो आप मानते हैं?
क्या असर होगा आपका? जी मैं ये पूरा है मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा चाहती है आपकी सरकार, किस तरह से आधुनिकीकरण चाहती है? देखिए, मदरसों पे सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में कुल 16,513 मदरसे हैं, जिनमें 7,442 आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत हैं, जिनमें 6,000 से 12,000 रुपये का सरकार उनका तनख्वाह देती है शिक्षकों को। 558 मदरसे अनुदान में हैं, जिनको सरकार पूरा उनका खर्च उठाती है। और अगर देखा जाए तो 8,513 ही केवल हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। अब प्रश्न ये आता है, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है या जिनको सरकार खर्चा उठा रही है, उनकी स्थिति क्या है? आज मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, इनसे विद्यार्थी गणित, इनसे विद्यार्थी अनभिज्ञ है, और अनभिज्ञ होने के कारण उसकी डिग्री की वैल्यू नहीं है। अगर वो पासपोर्ट भी बनाने जाए तो आज मदरसे की डिग्री से पासपोर्ट नहीं बन सकता। मदरसों में शिक्षा एक अच्छी शिक्षा हो, जिसमें धार्मिक शिक्षा से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा भी मिले। NCERT की पुस्तकों को इसीलिए वहाँ पर चलाया गया है। तमाम मदरसों में उनका आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने तमाम पैसा भी दिया है, और सरकार की पूरी योजना है कि उनमें उनकी मजहबी शिक्षा के साथ साथ उनको आधुनिक शिक्षा भी मिले। और कहीं पर जो अनियंत्रित मदरसे या कोई भी शैक्षणिक संस्था, चाहे जिस जाति धर्म का हो, चल रहा है, तो सरकार अगर उसकी गतिविधियाँ कोई सशंकित हैं तो निश्चित रूप से उसमें आएगा सर्वे में, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आप जी एक एक करके सवाल करो। मेरा सवाल ये है पॉलिटिकली कि जिसका 2024 में जो है बीजेपी भी तैयारी कर रही है चुनाव की, बाकी दूसरे दल भी जो है इकट्ठा होने की कोशिश है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को लेकर सोनिया गांधी से मिलने वाले इसी तीसरे मोर्चे को लेकर के कितनी चुनौती मानते हैं उनकी जो है 2024 चुनाव में? ये पराजित और हतोत्साहित और जिनको कहना चाहिए कि बार बार पराजय का मुंह देखने वाले ऐसे लोगों का समूह है जो चुनाव के पहले निकल कर आता है, गठबंधन बनाता है, बीच में गठबंधन करता है और बिखर जाता है, फिर चुनाव आते हैं तो फिर मिलने का नाटक करता है। ऐसे लोगों का वजूद ना तो अब बिहार में रहेगा और ना ही अब पूरा भारतवर्ष में रहने वाला है। और जहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तर है कि भारत जोड़ो कोई कर रहा है, पहले तो कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस ही तोड़ो का अभियान चल रहा है दो तेजी से उनके अपने सदस्यों के द्वारा। जो कांग्रेस अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकता वो देश को क्या जोड़ेगा? जो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाते हैं नारा, उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको प्रोत्साहित करते हुए फोटो खिंचा लेने से भारत नहीं जुड़ने वाला है। अभी आदरणीय राहुल जी, अभी जो कार्यकर्ता किसी दूसरे दल की वो नारा लगा रही थी पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको अपनी यात्रा के दौरान बड़े प्यार से उसको आशीर्वाद देने की मुद्रा में फोटो खिंचा रहे हैं। ये भारत जोड़ेंगे? ये भारत नहीं जोड़ सकते। जो अपना घर नहीं जोड़ सकता वो देश क्या जोड़ेगा? एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।